अब बात असम की करते हैं। असम में क्या समीकरण है समझिए। अगर बीजेपी जीत जाती है तो हिमंता बिस्वा शर्मा फिर सीएम बनेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उन्हीं के चेहरे पे, क्योंकि ये इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी उन्हीं के चेहरे पे बहुत मजबूती से गई है। पूर्वोत्तर में बीजेपी का दबदबा और बढ़ेगा। दिल्ली तक बड़ा सियासी संदेश इस जीत का पहुंचेगा। आज अब देखना है कि क्या जीतती है तो कितनी सीटों से जीतती है, क्या समीकरण निकल कर आते हैं। पूर्वोत्तर में एक बड़ा उलटफेर यहां पर समझिए, इसको कह सकते हैं आप। गौरव, अगर यहां पर कांग्रेस प्लस जीतती है तो कांग्रेस, अच्छा देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है समीर की, हिमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस 3 गोगोई हैं। अखिल गोगोई भी गौरव गोगोई के साथ हैं और उनके साथ वहां पर जो एजेपी के भी जो है गोगोई साहब, लॉरेंज्योति गोगोई, वो भी गौरव गोगोई के साथ है और कुछ और पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो गौरव गोगोई सीएम बन सकते हैं अगर कांग्रेस प्लस जीतती है तो। 3 बार लगातार इनके पिता तो रहे हैं तरुण गोगोई वहां पर सीएम। कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा। फैक्टर क्या है यहां पर, दिखाइए जरा। फैक्टर है हिमंता वर्सेस गौरव गोगोई। दूसरा, सीए एनआरसी का असर भी यहां पर दिख सकता है अगर ऐसा होता है तो। तीसरा, असमिया वर्सेस बंगाली मुस्लिम, जिसकी बात लगातार हिमंता बिस्वा करते रहे हैं। चौथा, बोडोलैंड शांति समझौता। पांचवा, घुसपैठ का मुद्दा असरदार यहां पर होगा। घुसपैठ को लेकर भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बोला है। रुपेश हमारे संवाददाता गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं, दिखाइए जरा यहां पर। गुवाहाटी से रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, आपके पीछे तो बड़ी हलचल दिख रही है भाई, बताइए वहां पर गुवाहाटी में जहां पर आप हैं वहां पर कौन सा ये विधानसभा है और क्या वहां पर हो रहा है, कितनी वहां पर हलचल शुरू हो चुकी, बताइए। देखिए गौरव, बिल्कुल आसाम में चुनावी हलचल 9 अप्रैल को ही समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद से इस वक्त अगर आप देखें तो आज परिणाम का वक्त है और किसी उत्सव सा नज़ारा है। असम का जो पारंपरिक परिधान है वो परिधान में मैंने देखा महिलाओं को, और ये देखिए तौलिया सब लिए हुए हैं, गमछा, और महिलाएं पारंपरिक परिधान में बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। यहाँ एक पुरुष हैं, इनको देखिए, ये पारंपरिक परिधान पहने हुए, और कई महिलाएं यहाँ पर जा रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई उत्सव है। किसकी सरकार बनेगी वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन उसके पहले अगर आप जो काउंटिंग एजेंट्स जो कतारबद्ध यहाँ पर हैं अगर आप उनको देखेंगे तो लगेगा जैसे असम का कोई यहाँ पर पर्व है, पर्व का सा नज़ारा है। सुरक्षा के अपने इंतजाम हैं और पूरी रात रत जगा रहा है। वैसे तो चुनाव समाप्त होने के बाद से ही सबकी धड़कनें बढ़ी रही हैं, लेकिन कल की रात जो बीती रात है वो सबका रत जगा रहा है। क्या यहाँ पर हैट्रिक बीजेपी लगाएगी या फिर कांग्रेस को लग रहा है कि ब्रह्मपुत्र की लहरों के बीच से एक बदलाव की बयार बहेगी और अपने पिता की विरासत संभालने को बेताब गौरव गोगोई। लेकिन सबसे अहम यह है कि 5 राज्यों में गौरव चुनाव हुए हैं, लेकिन असम ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 90 सीटों पर, 126 में से 90 सीटों पर। बिल्कुल, और इसीलिए सबकी नजरें आसाम पर भी हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार यहां पर रिपीट होने जा रही है या फिर कांग्रेस मारेगी बाजी। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। समीर जी, आपका अपना असेसमेंट आसाम को लेकर क्या कहता है, और इस बार क्या हिमंता बिस्वा शर्मा को तगड़ी टक्कर देती हुई कांग्रेस पार्टी गौरव गोगोई के नेतृत्व में नजर आई या नहीं आई? देखिए समीर, कोई भी बात आधे अधूरे मन से लड़ी नहीं जाती है, और आसाम में कांग्रेस जो चुनाव लड़ी है बहुत आधे अधूरे मन से लड़ी है। अब बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का चुनाव हुआ कि दोनों दबंगी से चुनाव लड़े, हाँ, आसाम में क्या कांग्रेस उस दबंगी से चुनाव लड़े कि हमें हेमंत बिस्वा शर्मा को तीसरी बार मुख्यमंत्री, मतलब बीजेपी की तीसरी बार सरकार नहीं बनने देना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। प्रियंका गांधी जरूर वहां पर एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी उतनी एक्टिव नजर आई आसाम के अंदर न बाकी पार्टी के। इन चुनाव के वक्त आपके सांसद पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, आपके पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने बहुत दबंगी से चुनाव नहीं लड़ा, और मुझे लगता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को यह अनुभव हो गया होगा कि चुनाव जितना हमारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, तो वो उतना एफोर्ट नहीं लगा पाए। मुझे लग रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली सरकार बनाने जा रही है, और ये हेमंत बिस्वा शर्मा के बॉडी लैंग्वेज, बयान, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार रहा पूरे समय, उससे नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आधे अधूरे मन से वहां पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, और उसका परिणाम भी हमें परिणाम में भी आज नजर आने वाला है। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक आरोप जो नागरिकता को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर लगाया गया, वो भी कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। तो देखना यह होगा कि अंजाम क्या होता है आसाम में भी। लेकिन पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्या वाकई यहां पर इस बार इतिहास बनेगा? पहली बार क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाएंगी? यह बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को सतर्क किया है,
स्ट्रांग रूम में वोटों की पहरेदारी करें, यह कहा है ममता बनर्जी ने। गड़बड़ी के बारे में तुरंत शिकायत की जाए, सीसीटीवी फुटेज की मांग करें। कई जगहों पर बिजली कटौती की खबर है, कई जगहों पर टीएमसी की तरफ से यह भी शिकायत की गई है कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरा बंद हुए हैं कुछ पलों के लिए। सुनिए क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करें टीएमसी के कार्यकर्ता। और शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में जीत का दावा कर दिया है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, यह कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। बंगाल की कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, शुभेंदु अभी से ये दावे करते हुए। बंगाल में विकास, सुरक्षा और हिंदुत्व का नया अध्याय शुरू होगा। सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। भाजपा सरकार आ रहा है, कानून व्यवस्था ठीक रखने का काम हम लोग करेगा। 2500 पैरामिलिट्री कंपनी आने वाला 60 दिन हम लोग का साथ रहेगा। बंगाल का कानून व्यवस्था ठीक करने का काम हम लोग करेगा। और बंगाल नया सरकार बंगाल को मिल रहा है, वो विकास तरक्की की काम करेगा, राष्ट्रवाद का जय जयकार। दादा देखिए ममता बनर्जी कह रही हैं, गौतम लाड़ी दादा, ममता बनर्जी कह रही हैं स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करो, स्ट्रांग रूम के सामने एकदम स्ट्रांग मजबूती से खड़े रहो। और शुभेंदु दादा कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार आ रही है, हम यहां पर हिंदुत्व का, विकास का नया अध्याय शुरू करेंगे। दादा क्या हिंदुत्व ही वो लहर है जिस पर बीजेपी सवार होकर इस चुनाव में बड़ी मजबूती से आगे गई है, या आपको लगता है महिला, एसआईआर, कौन से वो मुद्दे हैं जिनको आपको लगता है आज वो डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहे हैं बंगाल में? देखिए थोड़ी देर बाद ही मतपेटियाँ खुला जाएगा, अभी कौन सा मुद्दा असर पड़ा तो उसमें पता चला। लेकिन मूलभूत सवाल जो है सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा है, और तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग, ये भले ही शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, लेकिन सवाल इसके बाद उठ सकता है क्या चुनाव निष्पक्ष हुआ? क्योंकि पहली बार हुआ कि एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे किसी ने जीता, तृणमूल जीते, ये भाजपा जीते। लेकिन क्या जो 27 लाख लोग को वैसे बाहर रखा गया, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सवाल है जिसको जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या सारे देश भर में लागू होगा? ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों बंगाल के लिए लागू हुआ, क्यों बाकी जगह लागू नहीं होगा? ये जो सवाल है, चुनाव आयोग जिसको प्रशंसा भी जितना किया जाए, अगर कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर जो चुनाव है, फ्री जरूर हुआ है लेकिन फेयर हुआ कि नहीं, ये तर्क रहेगा। ये तर्क चुनाव के बाद भी चलता रहेगा। इसके लिए मैं जीत हार का बात नहीं कर रहा हूँ, तृणमूल जीते या भाजपा जीते, कोई भी जीते कि तीसरा कोई इसमें आए, तो चुनाव निश्चित दौर से जो इस बार कांटे की टक्कर रहा है, बात मानना पड़ेगा। बीजेपी पहली बार जो तुलना किया जा रहा है कि 2006, 2011, 2006 में जो ममता हारी है, उसका कारण था कांग्रेस ने 100 सीट को वोट काट लिया था। 2011 में ममता जीती क्योंकि कांग्रेस साथ में थे। तो ये जो इक्वेशन, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, इसका तुलना अभी 2026 से हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा अलग पॉलिटिकल इक्वेशन है। ममता अकेला लड़ रहा है, कांग्रेस उसके साथ नहीं है, इसके साथ कांग्रेस के साथ वामपंथी भी नहीं है। भाजपा अकेला अपना बलबूते में जो लड़ रहा है, निश्चित तौर पे इस बार ये देखा गया कि भाजपा ने एकदम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ा है। उनका जितना मुद्दा है, सब मुद्दा, खास तौर पे 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है ममता का, बिल्कुल सही बात है, पूरी ताकत झोंक दी गई। और हमने देखा बीजेपी का जो आला नेतृत्व है वो किस तरह से मौजूद रहा बंगाल में। अमित शाह तो वहीं पर जमे रहे, ममता बनर्जी भी जोरदार टक्कर देती हुई नजर आई। लेकिन 27 लाख वोटों का ये मुद्दा आने वाले वक्त में, रिजल्ट्स के बाद भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और देखिए अब बस चंद पलों का इंतजार, और 1 घंटे 28 मिनट के बाद पहला रुझान TV9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में हाईटेक स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और बात सिर्फ पश्चिम बंगाल और आसाम की ही नहीं हो रही है, बात केरलम की होगी। वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, तमिलनाडु से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार और पहला रुझान TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने होगा।